जय हिंद प्यारे साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएम मोदी की सिंगापुर यात्रा के बारे में। और इस यात्रा के दौरान दोस्तों दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। साथ ही इस वीडियो के अंदर भारत और सिंगापुर संबंधों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोज हैं उनके अपडेट्स आपसे मिस नहीं होने चाहिए। दोस्तों, साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स प्रोवाइड कराए गए हैं, जो कि रिसेंटली चैनल पर पोस्टेड वीडियोस के लिंक है। साथ ही कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है, जहां पर डेली बेसिस पर आपके लिए 4 न्यूज़पेपर शेयर किए जाते हैं, जो कि 2 हिंदी में होते हैं, 2 इंग्लिश में। तो आपके लिए टेलीग्राम चैनल बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों, चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर न्यूज़पेपर की एक कटिंग दिख रही है, जिसके माध्यम से ही हम अपनी बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है सिंगापुर में मोदी का गर्मजोशी से स्वागत, ढोल पर आजमाया हाथ। प्रधानमंत्री यहाँ पर ढोल बजाते हुए आपको दिख रहे हैं, जो कि इनके स्वागत में जब ढोलकिया ढोल बजा रहे हैं तो इन्होंने साथ देना जो है उचित समझा, जो कि ये प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी बातचीत है। किसी भी व्यक्ति को आराम से कंफर्टेबल फील करवा देते हैं अपने सामने। यहाँ पर देखें तो पीएम के स्वागत में बड़ी संख्या में उमड़े भारतीय समुदाय के लोग। मोदी को सिंगापुर के पीएम रात्रिभोज के बाद गर्मजोशी से आमंत्रित करते हुए, यहाँ पर ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री जी हैं, जिनका नाम है लॉरेंस वोंग। ठीक है, तो चलिए न्यूज़पेपर की कटिंग के कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स पर पहले बात कर लेते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री जी द्वारा भारतीय समुदाय के व्यक्तियों और बच्चों से मिलते हुए बड़ी ही प्यारी सी तस्वीर है। अब आइए यहाँ पर न्यूज़पेपर की कटिंग को शुरू से शुरू करते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की बुधवार को सिंगापुर के एक होटल में पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग उनके स्वागत के लिए आए थे। पीएम ने अपने स्वागत में मौजूद लोगों के बीच ढोल बजाने की भी कोशिश की। इस दौरान अनिवासी भारतीय उनका उत्साहवर्धक करते नजर आए। इसका वीडियो इंटरनेट पर आपको मिल जाएगा। ब्रुनोई गए थे इससे पहले प्रधानमंत्री जी, जिसका जो पूरा वीडियो है उस पर हम लाए हैं ब्रुनोई पर, और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहे तो आप चैनल पर विजिट करके भी उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। ब्रुनोई यात्रा को पूरे अच्छे तरीके से हमने कवर किया। भारत ब्रुनोई संबंधों पर हमने विस्तार पूर्वक और अच्छे से बात की है। तो आइए यहाँ पर चलते हैं। तो ब्रुनोई से चंगाई हवाई अड्डे पर पहुंचने पर सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त शिल्पक अम्बुले ने भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग और अन्य अधिकारियों ने प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री जी की सिंगापुर यात्रा का उद्देश्य आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान रखिए कि द्विपक्षीय मित्रता को बढ़ावा देना, रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश से निवेश आकर्षित करना। सिंगापुर अपने समकक्ष लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जी ने वहां के शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। साथ ही ये पीएम मोदी की सिंगापुर की 5वीं यात्रा है, और प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर के पीएम ने सी टेमा शेख के बंगले में रात्रिभोज के लिए गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ठीक है, वोंग ने पीएम के साथ अपनी तस्वीर एक्स पर साझा किया प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए। और यहाँ पर ये जरूरी नहीं है। भारत में देखिए, यहाँ पर भारत में निवेश बढ़ाएंगी सिंगापुर की कंपनियां। वैश्विक रियल एस्टेट कंपनी है कैपिटलैंड इन्वेस्टमेंट कंपनी। इसने 2028 तक भारत में अपने फंड्स अंडर मैनेजमेंट को दोगुने से अधिक करने की घोषणा की। कंपनी ने मुंबई में अपने व्यापारिक साझेदारों, निवेशकों और कर्मचारियों के साथ अपनी 30वीं वर्षगांठ मनाते हुए घोषणा की। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। 30 जून 2024 तक कंपनी ने भारत में 458.8 अरब रुपए का निवेश भी किया है। ठीक है, तो यहाँ न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट थी मैंने शेयर किया, और साथ ही सिंगापुर और भारत के बीच इस यात्रा के दौरान क्या कुछ समझौते हुए, इसकी भी हम आपसे आगे बात करने वाले हैं। यहाँ पर एक फैक्ट है, आप पढ़ लीजिएगा कि सिंगापुर में 5% हिंदू आबादी है। 2020 की जनगणना की बात करें तो सिंगापुर में 1,72,963 हिंदू आबादी रह रही थी, जो सिंगापुर की कुल आबादी का 5% थी। बता दें, सिंगापुर में दीपावली को राष्ट्रीय सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है। सिंगापुर की 99% हिंदू आबादी का मूल रूप से वहीं की है, जो कभी भारत से जाकर बसी थी। इसके बारे में हम जब सिंगापुर और भारत के संबंधों की पृष्ठभूमि डिस्कस करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर बताया हुआ हूँ। 1980 में हिंदू आबादी महज
4.6% थी, जो अब बढ़कर 5% हो चुकी है। सिंगापुर में मुस्लिम आबादी में गिरावट आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनोई के दौरे के बाद अब सिंगापुर में हैं और भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिहाज से उनका यह दौरा काफी मायने रखता है। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में भी मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में भी बात करूंगा कि किस तरह से आसियान कंट्रीज में से एक सिंगापुर भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के केंद्र में है। साथ ही इंडो पैसिफिक रीजन की जो रणनीति है उस पर भी जो है सिंगापुर काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और इंडो पैसिफिक रणनीति के लिहाज से भारत के लिए सिंगापुर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की सिंगापुर यात्रा के दौरान कुछ बड़ी ही प्यारी सी तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री सिंगापुर के प्रधानमंत्री जी के साथ और साथ ही यहाँ पर कुछ और लोग बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी के साथ। सिंगापुर के एक जो है विशेष व्यक्ति हैं। ये तस्वीरें आपको काफी अच्छी लग सकती हैं, इसलिए मैंने इसमें वीडियो में शामिल किया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जिस देश की हम बात कर रहे हैं उस देश को मैप में देखें, उसके बाद उस देश के बारे में छोटी मोटी इंफॉर्मेशन भी हमें होनी चाहिए जिससे कि हम इस घटनाक्रम के साथ फैमिलियर हो सके। तो चलिए सबसे पहले हम मैप देख लेते हैं सिंगापुर का कि सिंगापुर है कहाँ। तो दोस्तों ये एशिया का मैप है और एशिया के हमने दक्षिण पूर्वी हिस्से को लिया है जिसमें मेनली आसियान के कंट्रीज आते हैं। ठीक है, तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया का मैप है जहां पर आपको सिंगापुर यहाँ पर स्टार मार्क लगा हुआ दिख रहा है। तो ये वाला हिस्सा जो है सिंगापुर का है जिसके ऊपरी हिस्से में यानी कि उत्तरी हिस्से में मलेशिया है और मलेशिया दो पार्ट में है जो कि एक बोर्नियो आइलैंड, ये बोर्नियो आइलैंड है इंडोनेशिया का, यहाँ पर ब्रुनोई है। ठीक है, और यहाँ पर मलेशिया यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, दो जगहों पर मलेशिया है। ये साउथ चाइना सी है यानी कि दक्षिणी चीन सागर। ठीक है, और दक्षिणी चीन सागर से जस्ट बगल से जो है यहाँ सिंगापुर के जस्ट बगल से आपको एक रास्ता निकलता हुआ भारत के अंडमान निकोबार सागर में यानी कि हिंद महासागर में निकलता हुआ दिख रहा है। तो इस रास्ता का नाम है दोस्तों मलक्का जल संधि या मलक्का जल डमरू मध्य बोल सकते हैं, जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मलक्का जल संधि के बारे में बहुत बार जो है चर्चा की जा चुकी है। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये भारत का अंडमान निकोबार आइलैंड है। ठीक है, और अंडमान निकोबार आइलैंड भी अब दोस्तों बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर सिंगापुर की लोकेशन आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी, सिंगापुर कहाँ पर है। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये इंडोनेशिया का हिस्सा है और इंडोनेशिया कई छोटी छोटी द्वीपों को मिला करके बना है। सेम वैसे ही सिंगापुर की भी स्थिति है, लेकिन रणनीतिक रूप से ये क्षेत्र जो है काफी महत्वपूर्ण है और सिंगापुर आपको एक पोर्ट सिटी आप समझ सकते हैं। ठीक है, सिंगापुर एक मेनली पोर्ट सिटी है। तो आइए सिंगापुर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम वैसे भी अर्जित कर लें। सिंगापुर के मैप को आप थोड़ा सा जूम इन करके यहाँ पर देख सकते हैं। ऊपर आपको मलेशिया दिखेगा, सिंगापुर यहाँ पर सिंगापुर की जो राजधानी है वो सिंगापुर सिटी ही है। ठीक है, सिंगापुर के कुछ शहर आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। ये लोकेशंस जो है सिंगापुर की जो डीप लोकेशंस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आइए सिंगापुर के बारे में थोड़ी सी बातचीत करें। कुछ सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए। जैसे सिंगापुर मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्से पर स्थित है जो कि मलक्का जलडमरू मध्य और दक्षिण चीन सागर के बीच स्थित है। ठीक है, और दोस्तों सिंगापुर का जो क्षेत्रफल है आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप बस जान लीजिए यह आकार में दुनिया का सबसे छोटा देश है। लेकिन वैसे वेटिकन सिटी जो रोम की है उसको जो है इटली की उसको जो है दुनिया का सबसे छोटा सिटी कंसीडर किया जाता है, लेकिन आप सिंगापुर को भी मान सकते हैं। ठीक है, दोस्तों एक द्वीप जो है मुख्य रूप से है और इसमें 60 छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। सिंगापुर शहर की राजधानी जो है सिंगापुर ही है। सिंगापुर की जनसंख्या लगभग 5.6% है जिसमें मुख्य रूप से चीनी, मलय और भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। और हमने न्यूज़पेपर कटिंग के अंदर आपको बताया कि लगभग 5.6% के आसपास हिंदू सिंगापुर के अंदर रहते हैं, जो कि वहां की आबादी का 5% के आसपास है। ठीक है, और यहाँ पर सिंगापुर की आधिकारिक भाषाएं आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। अंग्रेजी है, मंदारिन है जो कि चाइनीज है, मलय, तमिल और अंग्रेजी प्रशासन और व्यवसाय की प्रमुख भाषा है। इंग्लिश ज्यादा बोली जाती है और सिंगापुर काफी स्मार्ट शहर है और वहां पर काफी कुछ हमारी मूवीज शूट हुई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सिंगापुर और भारत के संबंधों में। दोस्तों यहाँ पर एक तस्वीर दिख रही है भारतीय काउंटर पार्ट्स और सिंगापुर के साथ जो है कुछ महत्वपूर्ण बातचीत कर रहे हैं, जिसमें आपको जो है कुछ महत्वपूर्ण समझौते किन क्षेत्रों में हुए हैं
ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो जैसे इसमें दोनों देशों के बीच डिजिटल तकनीक जैसे डीपीआई, साइबर सिक्योरिटी, 5G, इमर्जिंग तकनीक जैसे सुपर कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों पर सहमति बनी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच श्रमिकों के कौशल को बढ़ाने, डिजिटल डोमेन में काम करने वाले लोगों के स्किल को बेहतर बनाने को लेकर के समझौते हुए हैं। भारत के इलेक्ट्रिक और सूचना प्रौद्योगिकी सूचना तकनीक मंत्रालय जो है उस सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम मजबूत करने के लिए भी समझौता किया है, जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। इसके तहत देश में सेमीकंडक्टर क्लस्टर बनाए जाएंगे और सेमीकंडक्टर डिजाइन और प्रोडक्शन में लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो भारत और सिंगापुर के बीच इस यात्रा के दौरान जो समझौते हुए उस पर भी हमने जो है एक चर्चा कर लिया है। और ये सब समझौते आप लोग समझौते के क्षेत्रों को याद रखा करिए। इससे क्या होता है कि आपके लिए जो है ठीक ठाक लेवल का कंटेंट मिल जाता है अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित कोई आंसर लिख रहे होंगे तो। दोस्तों अब आइए वीडियो के इस पार्ट में हम भारत और सिंगापुर के संबंधों को विस्तार पूर्वक देखते हैं, यानी कि बैकग्राउंड के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत और सिंगापुर के बीच किस तरह का सहयोग है उसको बात करते हुए चलते हैं। यहाँ पर देखिए भारत और सिंगापुर के बीच रणनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा के कई पहलुओं में महत्वपूर्ण संबंध हैं। दोनों देशों के बीच का रिश्ता ऐतिहासिक और समृद्ध है, जो समय के साथ और भी ज्यादा मजबूत हुआ है। ब्रिटिश साम्राज्य और भारतीय प्रवासन, इसको देख लेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भारत और सिंगापुर के बीच संबंध औपनिवेशिक काल से ही है, यानी कि भारत जब ब्रिटेन का औपनिवेश था, यानी कि 1947 तक, जब ब्रिटिश साम्राज्य ने सिंगापुर में भारतीयों को काम करने के लिए भेजा था, क्योंकि सिंगापुर भी उनके ही कॉलोनी में था, तो इसलिए सिंगापुर के अंदर भारतीय लोगों को काम के लिए ये लाया करते थे। आज भी सिंगापुर में भारतीय प्रवासियों की एक बड़ी आबादी रहती है। सांस्कृतिक एवं धार्मिक जुड़ाव है भारत और सिंगापुर के बीच। तो भारतीय प्रवासी समुदाय की वजह से भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत पर प्रभाव देखा जा सकता है। तमिल समुदाय सिंगापुर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत और सिंगापुर के बीच कूटनीतिक संबंधों की जो स्थापना है वो हुई 1965 में। सिंगापुर की स्वतंत्रता के बाद, यानी कि 1965 में ही ब्रिटिश जो है उपनिवेश से आजाद हुआ सिंगापुर। तब से दोनों देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी जो संबंध है वो गहराते जा रहे हैं। जो सिंगापुर है वह भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है, ठीक है, और दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध पिछले कुछ दशकों में काफी मजबूत हुए हैं। सिंगापुर जो है भारत में दूसरा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है और ये कई बार वो पहला भी आया है। भारत में सबसे अधिक जो है निवेश करने वाला भी जो है सिंगापुर ही बना। 2005 में भारत और सिंगापुर के बीच एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता हुआ, जिसको सेसा नाम से जाना जाता है, जिसने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को भी बढ़ावा दिया। सिंगापुर दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। आसियान के साथ भारत के संबंधों को बेहतर बनाने में सिंगापुर की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। आसियान क्या है, इसके बारे में मैं आगे इस वीडियो के अंदर ही डिस्कस करूंगा। भारत और सिंगापुर के बीच रक्षा सहयोग काफी मजबूत हुए हैं और दोनों देशों के बीच एक नौसैनिक अभ्यास भी नियमित रूप से आयोजित होता है, जिसका नाम है सिम्बैक्स। याद रखिएगा, 1 नंबर का सवाल है, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। सिंगापुर भारत के साथ सैन्य तकनीक और रणनीतिक अनुभव साझा करता है और खासकर समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में आतंकवाद और कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ लड़ाई में दोनों देश एक दूसरे का समर्थन भी करते हैं। सिंगापुर में भारतीय समुदाय की एक महत्वपूर्ण उपस्थिति है, जो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो इतना महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों सिंगापुर की कई शैक्षिक संस्थान जो है भारतीय छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का केंद्र हैं। इसके अलावा दोनों देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी सहयोग कर रहे हैं। भारत और सिंगापुर के बीच स्मार्ट सिटी और डिजिटल इकोनॉमी के क्षेत्र में सहयोग हो रहा है। सिंगापुर की कंपनियां भारत की स्मार्ट सिटी परियोजना में भी योगदान जो है वो दे रही हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करें तो 1990 के दशक में जो है आई लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसमें दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को ध्यान में रखते हुए भारत की विदेश नीति का जो है एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनी लुक ईस्ट पॉलिसी। उसके बाद सन 2014 में जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं, तब से लुक ईस्ट पॉलिसी को चेंज करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, इसके तहत जो है सिंगापुर एक महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत के दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने के लिए ही लुक ईस्ट पॉलिसी को प्रैक्टिस किया जाता है। लुक ईस्ट पॉलिसी सिर्फ सिंगापुर के लिए नहीं है, दक्षिण पूर्वी एशिया, ये जो भी मैप के अंदर आपको देश दिख रहे हैं, सभी को ध्यान में रखते हुए लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी
बनाया है भारत सरकार ने। तो पहले लुकिस्ट थी, अब एक्टिस्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आसियान देशों का एक मैप है, आप लोग देख लीजिएगा। आसियान कंट्रीज में जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के 10 राष्ट्र शामिल हैं, ठीक है, जिसमें से यहाँ पर आपको म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, ब्रुनई और इंडोनेशिया मुख्य सहयोगी के तौर पर दिख जाएंगे। ये 10 राष्ट्र जो है आसियान नाम से एक संघ बनाते हैं, ठीक है। तो आसियान आसियान जो मैं बोल रहा था वो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बात अगर मैं इंडो पैसिफिक रीजन की बात करूं तो इंडो पैसिफिक जो रणनीति है वो बेसिकली अमेरिका की विदेश नीति का एक हिस्सा है। वो भारत का हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को लेकर के जो है समग्र रूप से इन देशों के बीच जो है जो रणनीतिक संबंधों को संचालन के लिए अमेरिकी जो है प्रशासन द्वारा इसे इंडो पैसिफिक रणनीति का नाम दिया जाता है और इसे ही हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र को मिला करके इंडो पैसिफिक रीजन बनता है, ठीक है। और इंडो पैसिफिक रीजन में दुनिया के व्यापारिक जो है रास्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं। मलक्का जैसी जल संधि है जो कि डायरेक्ट जो है चाइना को और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को एक्सेस प्रोवाइड कराती है हिंद महासागर में, और हिंद महासागर के माध्यम से ही दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हो चाहे वो चाइना हो, वो अरब राष्ट्रों के साथ व्यापार कर पाते हैं, ठीक है। तो ये लोकेशन जो है अपने आप में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत लगातार अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में आने वाले व्यापारिक जहाजों को संपूर्ण सुरक्षा प्रदाता के रूप में जो है उभर सके भारत। और भारत हमेशा से ही हिंद महासागर में अजय ही रहा है। हिंद महासागर में भारत को हराना किसी के बूते की बात नहीं है, इसलिए भारत हमेशा से अपनी रक्षा और सुरक्षा को स्ट्रेंथन करता हुआ नजर आता है। तो आई होप आपको इंडो पैसिफिक रणनीति और लुकिस्ट और एक्टिस्ट पॉलिसी अच्छे से समझ में आई होगी। साथ ही भारत और सिंगापुर के संबंधों के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।